यस, नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेरी गुड। देखिए बेटा, अपन ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छा समझ आ रहा होगा। अपन आरबीएससी का चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 12 में अपन पढ़ चुके हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या। आज अपन चर्चा करेंगे कि जब दो तरंगें आपस में अध्यारोपित होती है तो कौन सी घटना घटित होती है। दो तरंगें निकलती हैं और उन दोनों तरंगों की कला समान होती है, कला असमान होती है, आयाम समान होता है, आयाम असमान होता है और वो जब दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। देखिए बेटा, जब जूनियर क्लास आपको मैं पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बताया था ध्वनि का जहाँ चैप्टर था वहाँ पर ध्वनि का गणितीय विश्लेषण आपने पढ़ा था और ध्वनि की दो तरंगें परस्पर अध्यारोपित हुई थी और अध्यारोपण के बाद में विस्पंद की घटना आप लोगों ने पढ़ी थी और वहाँ पर मैंने आपको सूचित किया था कि बेटा सीनियर क्लास में जब अपन पढ़ेंगे और वहाँ पर व्यतिकरण की घटना पढ़ेंगे तो व्यतिकरण की घटना में भी दो तरंगें अध्यारोपित होगी। वहाँ पर दो ध्वनि तरंगें साउंड वेव्स अध्यारोपित हो रही थी, यहाँ पर दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित होगी। तो देखिए बेटा, क्या होता है कला समन स्रोत, क्या होता है कला असमन स्रोत, ठीक है ना। सबसे पहले ये बातें अपन क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, कला समन स्रोत और कला असमन स्रोत हमें इसलिए पढ़ना पड़ता है ताकि अपन जब व्यतिकरण पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर हमें मुख्य जो शर्तें हैं उन शर्तों में मैं कला समन स्रोत की बात करूंगा तो आपका क्वेश्चन ये उठ के नहीं आएगा कि सर कला संबंध तो होता है, कला असंबंध हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए बेटा, कला संबंध स्रोत क्या होता है। कला संबंध स्रोत, कला संबंध स्रोत, सबसे पहले कला संबंध स्रोत के बारे में अपन बात करते हैं। कला संबंध स्रोत क्या होता है। देखिए बेटा, वे प्रकाशीय स्रोत जिनसे उत्सर्जित प्रकाश की किरणें या उत्सर्जित प्रकाश की बेटा तरंगों की बात कर रहे हैं परंतु यहाँ किरण नहीं आएगी, तरंग आएगी। क्या आएगी? तरंग। तो वे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंग के मध्य कलांतर का मान सदैव नियत रहे, कलांतर का मान सदैव नियत रहे या शून्य रहे तो उन्हें क्या कहते हैं? कला संबंध स्रोत कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिए बेटा, वे प्रकाश है ना भाई, वे प्रकाश से स्रोत है ना जिनसे उत्सर्जित तरंग आ गए, वे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर पढ़ेंगे बेटा। कलांतर क्या होता है? के मध्य कलांतर नियत या शून्य हो, क्या कहलाता है? कला संबंध स्रोत कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? कला संबंध स्रोत कहलाता है। तो ध्यान रहेगा कला संबंध स्रोत क्या होता है। अरे ध्यान रहेगा ना, कला संबंध स्रोत क्या होता है? वे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर शून्य हो। कलांतर क्या हो? शून्य हो, अर्थात इनका आयाम, इन तरंगों का आयाम क्या हो? बराबर हो, आवृत्ति भी क्या हो? लगभग बराबर हो। तो वे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर नियत या शून्य हो, क्या कहलाता है? कला संबंध स्रोत कहलाता है। और कला संबंध स्रोत से ही अपन बेटा पढ़ेंगे व्यतिकरण की घटना। यदि ये स्रोत नहीं होता आपके पास तो व्यतिकरण की घटना घटित नहीं होती। इसके आगे अपन बात करते हैं कला असंबंध स्रोत। कला असंबंध स्रोत, कला असंबंध स्रोत, कला असंबंध स्रोत। देखिए बेटा, कला असंबंध स्रोत क्या होते हैं। इसके जस्ट अपोजिट कर लोगे आप। वे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर का मान सदैव परिवर्तनशील हो, सदैव परिवर्तनशील हो तो क्या कहलाएगा? कला असंबंध स्रोत कहलाएगा। तो मैं परिभाषा लिख देता हूं, आप लिख लीजिए। वे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य
कलांतर, कलांतर या आयाम, कलांतर सदैव परिवर्तनशील हो, सदैव परिवर्तनशील रहे या परिवर्तित रहे, परिवर्तनशील रहे, क्या कहलाता है? कला असंबंध स्रोत कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? कला असंबंध स्रोत कहलाता है। तो समझ जाओगे कला असंबंध स्रोत क्या होता है। कला असंबंध स्रोत क्या होता है? वे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर का मान क्या रहे? नियत रहे या शून्य रहे। और वे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर सदैव परिवर्तनशील रहे। जैसे देखिए बेटा अपन बात करते हैं, जैसे ये दो प्रकाश स्रोत है और इस प्रकाश स्रोत से जो कला निकल रही है वो ऐसे निकल रही है और इससे निकल रही है वह भी ऐसे निकल रही है। तो यानी एक साथ सुरंग में जा रही है, एक साथ गर्त में जा रही है, यानी दोनों समान कला में चल रही है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कला संबंध हो जाएंगे। अब देखिए यदि इससे तो यही तरंग निकल रही है, परंतु इससे जो तरंग निकल रही है वो ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे? कला असंबंध स्रोत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कला असंबंध स्रोत हो जाएंगे। तो आप समझ लेना बेटा कला संबंध स्रोत और कला असंबंध स्रोत क्या होता है। अब देखिए ये दोनों बातें पढ़ने के बाद में बड़ा मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में। व्यक्तिकरण की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं अपन, तो व्यक्तिकरण की डेफिनेशन के साथ साथ अपन आज पढ़ेंगे इस पार्ट में व्यक्तिकरण की आवश्यक शब्द है। तो व्यक्तिकरण क्या होता है बेटा? आपने जूनियर क्लास के चैप्टर नंबर 9 आरबीएससी की गाइड में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ध्वनि, साउंड। साउंड जब दो साउंड की किरणें अध्यारोपित होती है तो क्या होता है? विस्पंद की घटना घटित होती है ना। और विस्पंद ही क्या होता है बेटा? व्यक्तिकरण होता है। तो वहां पर व्यक्तिकरण का गणितीय विश्लेषण आपने पढ़ा था, विस्पंद का गणितीय विश्लेषण पढ़ा था। यहाँ भी आज नहीं पढ़ेंगे, कल के पार्ट में आपको मिलेगा व्यक्तिकरण का गणितीय विश्लेषण पढ़ने के लिए। तो अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ व्यक्तिकरण होता क्या है। व्यक्तिकरण, हेडिंग लगाइए व्यक्तिकरण। व्यक्तिकरण क्या होता है यानी विस्पंद क्या होता है प्रकाश का, व्यक्तिकरण क्या होता है। अब देखिए बेटा इसमें आप क्या करोगे? दो कला संबंध स्रोत लोगे। और कला संबंध स्रोत कैसे बनाओगे? आप घर में भी दो कला संबंध स्रोत बना सकते हो। कार्डबोर्ड आता है या कार्टून लाते हो, आप बोर्ड वगैरह खरीदते हो ना, तो कार्टून आता है, उस कार्टून का जैसे आपने पार्ट लिया, मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। ये एक फलक ले लिया और आपने इसको दो जगह से ऐसे काट दिया बराबर। ये दूरी है, ये सीमित होनी चाहिए, ये दोनों की साइज है बराबर होनी चाहिए, दोनों बॉक्सों की साइज बराबर होनी चाहिए, यानी आकार इन दोनों का बराबर होना चाहिए। दो छेद आपने निकाल दिया ना। अब देखिए इसके उधर आप क्या जला देते हो? जैसे मोमबत्ती आपने जला दी, क्या जला दी? मोमबत्ती जला दी ना मोमबत्ती। तो ये मोमबत्ती के अंधेरे कमरे की बात कर रहा हूँ, उधर मोमबत्ती जलेगी तो इधर आप देखोगे तो आपको ये दो प्रकाश स्रोत प्राप्त होंगे। और ये प्रकाश स्रोत कैसे होंगे? इनसे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत आएगा और आयाम समान आयाम की प्रकाश तरंग निकलेगी, आवृत्ति भी उसकी समान होगी, कलांतर भी समान होगा। आगे जाके दोनों क्या होंगे? आपस में अध्यारोपित हो गया, एक दूसरे के ऊपर आरोपित हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर आरोपित हो जाएगी। तो इस समय जो घटना घटित होती है ना, वह घटना क्या कहलाती है? व्यक्तिकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यक्तिकरण कहलाती है। आगे देखिए बेटा अपन इस स्लिट का यूज करके अपने यंत्र का विशेष प्रयोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो अभी आप देखिए व्यक्तिकरण की डेफिनेशन क्या होती है। व्यक्तिकरण की डेफिनेशन मैं यहाँ आपको लिख के बता देता हूँ। तो देखिए बेटा क्या होती है व्यक्तिकरण की डेफिनेशन। वे प्रकाश स्रोत, कला संबंध स्रोत और कला संबंध स्रोत पढ़ने के बाद में हम व्यक्तिकरण की परिभाषा पढ़ेंगे। तो क्या होता है? दो कला संबंध स्रोत, यानी व्यक्तिकरण की घटना में दोनों स्रोत कैसे होने चाहिए? कला संबंध होने चाहिए। तो देखिए दो कला संबंध, दो कला संबंध, आपको यहां ध्यान देना है कि दोनों कला संबंध है क्या ना। दो कला संबंध स्रोतों से उत्सर्जित, दो कला संबंध स्रोतों से उत्सर्जित, दो कला संबंध स्रोतों से उत्सर्जित तरंग। अब देखिए यह किरण की बात नहीं करें, पर क्या होगी? उत्सर्जित होने वाली दोनों तरंगे, उत्सर्जित होने वाली तरंगों, उत्सर्जित होने वाली तरंगों का आयाम, दोनों का अलग अलग होगा आयाम। A1 व A2 लिख देना कोष्ठक में, आयाम A1 व A2 लगभग बराबर एवं आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी
एवं आवर्ती। आवर्ती क्या होती है बेटा, आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवर्ती होती है एवं आवर्ती समान रहे, ठीक है ना। आवर्ती को अपन न्यू से व्यक्त करते हैं, आवर्ती समान रहे तथा दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करें। अब ये शर्त भी बेटा आपको ध्यान रखनी है, व्यतिक्रम घटनाएं तब भी घटित होगी जब दोनों एक ही दिशा में तथा दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन कर रही है। यहां तक देखिए बेटा, गमन कर रही है और कर रही है, एक दिशा में गमन कर रही है, तो एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर जो नई परिणामी तरंग बनाती है ना, उस परिणामी तरंग की कुछ एक स्थानों पर तो तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, कुछ एक स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है, और यही घटना क्या होती है, व्यतिकरण कहलाती है। तो दो कला समूह स्रोतों से उत्सर्जित होने वाले तरंगों का आयाम लगभग बराबर एवं आवर्ती समान रहे तथा दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन कर रही है तथा आप ऐसे लिख लीजिए, जैसे करती हुई, एक दिशा में गमन करती हुई एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है, तो प्राप्त परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता कुछ स्थानों पर अधिकतम व कुछ स्थानों पर न्यूनतम प्राप्त होता है। यही घटना व्यतिकरण कहलाती है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा व्यतिकरण क्या है। देखिए बेटा, अध्यारोपित होते दो कला संबंध स्रोतों से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की तरंगों का आयाम लगभग बराबर एवं आवर्ती समान रहे तथा दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करते हुए एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है, तो प्राप्त परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता कुछ स्थानों पर अधिकतम व कुछ स्थानों पर न्यूनतम प्राप्त होता है। यही घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण। अब देखिए बेटा, कला संबंध स्रोत है, कला संबंध स्रोत जैसे आप यहाँ देखिए, ये दो कला संबंध स्रोत है, दोनों कला संबंध स्रोतों से तरंगे उत्सर्जित हो रही है और ये तरंगे उत्सर्जित हो रही है इस प्रकार से, दोनों तरंगों का आयाम एवं तीव्रता क्या है, आयाम और आवृत्ति क्या है, समान है। अभी एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर के नई तरंग बना रही है, जैसे एक दूसरे पर अध्यारोपित हो गई और ये परिणामी तरंग आपको प्राप्त हो गई। ये परिणामी तरंग प्राप्त होगी ना, इस परिणामी तरंग का कुछ स्थानों पर तो तीव्रता और आयाम मैक्सिमम प्राप्त होगा, कुछ स्थानों पर तीव्रता और आयाम न्यूनतम प्राप्त होगा। जो ये घटना घटित होगी ना, इन दोनों तरंगों का जब एक दिशा में गमन करेगी तो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होकर के नई तरंग का निर्माण करने वाली जो घटना है ना, वही क्या कहलाती है बेटा, व्यतिकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। अब बात करेंगे बेटा अपन व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। देखिए, आपने परावर्तन की आवश्यक शर्त पढ़ी, अपवर्तन की आवश्यक शर्त पढ़ी, प्रकीर्णन की आवश्यक शर्त पढ़ी, जब विचलन हुआ उसकी आवश्यक शर्त आपने पढ़ी। तो अब अपन बात करेंगे व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या होती है, यानी व्यतिकरण की घटना कब घटित होगी, किस कंडीशन में व्यतिकरण की घटना घटित होती है। तो देखिए बेटा, व्यतिकरण की घटना तब ही घटित होगी जब दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णी हो। पहली कंडीशन तो क्या है, जब दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णी होंगे, क्या होंगे, एक वर्णी होंगे। सबसे पहली बात तो यह है, क्या है, दोनों प्रकाश स्रोत, और ये घटना तभी घटित होगी जब दो प्रकाश स्रोत होंगे, यानी दो तरंगे आपको मिलेगी, दो तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होगी, तो अध्यारोपण की घटना ही तो है अध्यारोपण की घटना, ठीक है ना। दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णी होने चाहिए,
एक वर्णी होने चाहिए। पहली कंडीशन तो यह है, एक वर्णी नहीं होंगे ना तो व्यक्तिगण की घटना घटित नहीं होगी। तो पहले शर्त तो क्या है, दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णी होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए, एक वर्णी होने चाहिए। दूसरी यह है कि दोनों प्रकाश स्रोत है ना वो कला संबंध होने चाहिए। दोनों प्रकाश संबंध कला संबंध होने चाहिए। कला संबंध होने का मतलब इससे उत्सर्जित, इनसे जो उत्सर्जित तरंगाग्र है, तरंगे हैं, वो तरंगे एक समान कला में होने चाहिए। दूसरी ध्यान रखना, दूसरी आवश्यक शर्त है दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए। कला संबंध होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए। कला संबंध होने का मतलब क्या होता है, इनसे उत्सर्जित जो तरंग है ना वह तरंगे एक समान कला में होना चाहिए, यानी उनका कलांतर कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तीसरी बात अपन पढ़ेंगे बेटा, अभी परिभाषा में पढ़ा था अपने। तीसरी शर्त है दोनों तरंगे यानी दोनों स्रोतों से उत्सर्जित तरंगे, दोनों प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन, एक ही दिशा में गतिशील होने चाहिए, गतिशील होनी चाहिए। तो तीसरी मुख्य शर्त क्या है कि व्यक्तिगण की घटना तब नहीं घटित होगी जब दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करेगी। जैसे बेटा देखिए ये दोनों तरंगे हैं, अब जैसे ये इस दिशा से चल रही है ना दोनों, यदि इस प्रकार से एक तो इधर जा रही है एक इधर जा रही है तो व्यक्तिगण की घटना कभी भी घटित नहीं होगी। कब होगी, जब ये दोनों एक ही दिशा में जाएगी ऐसे, ठीक है, और एक ही दिशा में एक ही कलांतर में जाएगी, यानी कला समान होगी, दोनों की आयाम समान होगा, आवृत्ति समान होगी, प्रकाश एक वर्णी होगा, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होगी। तो परिणामी जो तरंग बढ़ेगी ना वह परिणामी तरंग कुछ स्थानों पर अपनी अधिकतम तीव्रता दर्शाएगी और कुछ स्थानों पर न्यूनतम तीव्रता दर्शाएगी, और ये घटना होगी, ये क्या होगी, व्यतिकरण होगी बेटा। क्या होगी, व्यतिकरण होगी। तो ये तीन शर्तें। अब चौथी शर्त क्या होगी, चौथी शर्त यह है कि जो प्रकाश स्रोत है ना, जिससे मैं यहाँ पर आपको बता दूं, आपने ये प्रकाश स्रोत बनाए थे, उस बॉक्स को काट के बनाए थे ना थोड़ा सा पीछे, ये प्रकाश स्रोत S1 और ये प्रकाश स्रोत S2, दोनों प्रकाश स्रोत अति निकट होने चाहिए, यानी बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं होने चाहिए, इनके बीच की दूरी अल्प होनी चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों प्रकाश स्रोत यानी कला संबंध स्रोत है, दोनों प्रकाश स्रोत अति निकट होने चाहिए, अति निकट होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत अति निकट यानी इनके बीच की डिस्टेंस है वह कम होनी चाहिए। पांचवी जो शर्त है वो यह है कि जो तरंगे हैं उन तरंगों का आयाम बराबर होना चाहिए। जो तरंगे उत्सर्जित हो रही है कला संबंध स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति व आयाम लगभग बराबर होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए। दोनों की आवृत्ति और आयाम बराबर होंगे न, कला संबंध स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति व आयाम लगभग बराबर होना चाहिए। और आवृत्ति और आयाम लगभग बराबर होगा ना, उसी कंडीशन में यदि ऐसी कंडीशन अप्लाई होगी तो ही व्यक्तिगण की घटना घटित होगी, अदरवाइज व्यक्तिगण की घटना घटित नहीं होगी। अब इसमें बेटा एक बात और है, यानी 5-6 पढ़ेंगे, 5-7 पढ़ेंगे ना। छठवीं जो मुख्य शर्त है वह शर्त यह है कि जो स्लिटों की चौड़ाई है ना, इन छिद्रों की चौड़ाई यानी संकीर्ण होनी चाहिए, यानी बहुत कम होनी चाहिए। इन स्लिटें जो आपने ली है, जो छिद्र आपने लिए, उन छिद्रों की चौड़ाई, ये छिद्र संकीर्ण होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, संकीर्ण होने चाहिए। तो छठवीं मुख्य शर्त क्या है, स्लिटों
स्लिट यानी व्यक्तिगण के लिए जो स्लिट चुनी जा रही है ना, व्यक्तिगण की घटना घटित होने के लिए 2 स्लिटें हमें कम से कम चुननी पड़ती है। इन दोनों स्लिटों की चौड़ाई यानी छिद्रों की चौड़ाई, स्लिटों की चौड़ाई, स्लिटों यानी छिद्रों की चौड़ाई संकीर्ण होनी चाहिए, संकीर्ण होनी चाहिए। यदि संकीर्ण नहीं होगी, चौड़ाई बहुत संकीर्ण होनी चाहिए यानी अत्यंत संकीर्ण, यहाँ पर ये जो नाम अत्यंत संकीर्ण क्या होना चाहिए, अत्यंत संकीर्ण होनी चाहिए। अत्यंत संकीर्ण मतलब बहुत छोटा होगा ना, उसी कंडीशन में व्यक्तिगण की घटना घटित होगी, अदरवाइज व्यक्तिगण की घटना घटित नहीं होगी। अगली कंडीशन से अपन पढ़ते हैं कि जो तरंगे हैं उनके पथ का अंतर भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी पथांतर अपन थोड़ा सा आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो कला संबंध स्रोत है, इन कला संबंध स्रोतों से जो तरंगे उत्सर्जित हो रही है ना, इन उत्सर्जित तरंगों के मध्य पथ का अंतर न्यूनतम होना चाहिए, पथ का अंतर न्यूनतम होना चाहिए। तो ठीक है, क्या लिखोगे, तरंगों के मध्य पथांतर 7वें नंबर की शर्त है वह यह है कि तरंगों के मध्य पथांतर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, तरंगों के मध्य पथांतर, पथ का अंतर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ये 7वीं मुख्य शर्त है कि तरंगे हैं जो कला संबंध स्रोतों से उत्सर्जित तरंगे हैं, उनके मध्य कलांतर का मान बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, कलांतर का मान बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। लास्ट कंडीशन है बेटा, आप इसमें एक बात बोलोगे, ध्रुवित प्रकाश, प्रकाश का ध्रुवण। तो यदि तरंग है वह ध्रुवित है, तरंग कैसी है, ध्रुवित है, तो इन दोनों तरंगों के जो ध्रुवण तल है, आप पढ़ोगे आगे के पार्टों में, ध्रुवण तल क्या होता है, कंपन तल क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, ठीक है ना। तो लास्ट स्टेप क्या है कि यदि तरंगे ध्रुवित है, यदि प्रकाश तरंगे कैसी है, ध्रुवित है, तो इनके ध्रुवण तल एक ही तल में होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। 8वीं कंडीशन लिखना है बेटा, यदि तरंगे ध्रुवित है, यदि तरंगे ध्रुवित है तो इनके ध्रुवण तल, तो इनके ध्रुवण तल एक ही, इनके ध्रुवण तल एक समान होने चाहिए, इनके ध्रुवण तल एक समान यानी एक ही तल में, एक ही तल में होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। अन्यथा जो फ्रिंजें प्राप्त होगी आपको, जो फ्रिंज प्राप्त होगी उन फ्रिंजों की तीव्रता एक समान प्राप्त हो जाएगी, सारी की सारी है एक समान तीव्रता की प्राप्त हो जाएगी। तो व्यक्तिकरण की जो आवश्यक शर्तें हैं, व्यक्तिकरण की घटना है, कला संबंध स्रोत है, ये आपने पढ़ा। और ये थ्योरेटिकल पोर्शन है बेटा, व्यक्तिकरण की परिभाषा और आवश्यक शर्तें आज आपको याद करनी है। तो एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ, व्यक्तिकरण की घटना कब घटित होगी, जब दोनों प्रकाश स्रोत एक ही वर्णीय होंगे, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होंगे, दोनों प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गतिशील होगी, दोनों प्रकाश स्रोत अति निकट होंगे, कला संबंध स्रोत उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति व आयाम लगभग बराबर होने चाहिए, स्लिटों यानी छिद्रों की चौड़ाई संकीर्ण होनी चाहिए, अत्यंत संकीर्ण होनी चाहिए, तरंगों के मध्य पदांतर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, यदि तरंग ध्रुवित है तो इनके ध्रुवण तल एक ही तल में होने चाहिए। देखिए बेटा, व्यक्तिकरण की घटना आपने पढ़ी, व्यक्तिकरण की परिभाषा आपने पढ़ी, व्यक्तिकरण की मुख्य शर्तें आपने पढ़ी। और मैं जहां तक सोच रहा हूँ आज का पार्ट में इतना ही करूंगा। अगले पार्ट में अपन बात करेंगे यंग का द्विस्लिट प्रयोग क्या होता है, यंग ने व्यक्तिकरण से संबंधित द्विस्लिट प्रयोग कैसे किया। और बेटा जो पार्ट अपन पढ़ रहे हैं ना बीएस फिजिक्स पॉइंट पर, उस हर एक पार्ट को आप कंप्लीटली देखें। जहां भी आपको कोई कमी नजर आए मुझे जरूर सजेशन दें कि सर यहाँ पर आपकी गलती है, इस गलती को आप सुधार करने की कोशिश करें। मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ, घर बैठे बैठे मेरे विद्यार्थियों का, मेरे लाडले विद्यार्थियों का फुल सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उनकी हेल्प के लिए हर कदम तैयार हूँ। तो बेटा आप भी मेरे साथ जुड़े रहें और मुझे गर्व है कि आप पूरे वीडियो को कंप्लीट रूप से देख रहे हो,
ठीक है ना। इसीलिए तो कहता हूँ स्टूडेंट ही पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ाता, मेरे स्टूडेंट ही पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ाता उनको, ठीक है। और बेटा हर वर्ष मेरे पास नए स्टूडेंट सीनियर क्लास में आते हैं, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट लेके जाते हैं। आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे वो रिजल्ट देंगे जो हर साल बच्चे देते आ रहे हैं। तो थोड़े से दिनों की बात है बेटा, अपने आप को सेफ बनाए रखें। 2020 का जो सत्र है उसको आप हटा दीजिए अपने लिस्ट से, 2021 अपना होगा। घर पे बैठे रहिए, आराम से फिजिक्स की स्टडी करते रहिए और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाए ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है ना। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका VS फिजिक्स पॉइंट की ओर से आभार, तहे दिल से शुक्रिया। आज अपन इतना ही करेंगे। नमस्कार।